7 लेयर्स कटती हैं आपकी, उसके बाद बेबी बाहर निकलता है और वो सब जाने के लिए उठी थी, पाइप हटा दिया था। वो दर्द असहनीय था उस टाइम पे, तो मतलब वो मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे खतरनाक वाली पेन होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सी सेक्शन स्टोरी। तो मेरी दोनों टाइप की डिलीवरी हो चुकी है। जो मेरी पहली डिलीवरी थी वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मेरी 11 साल की बेटी है, और जो मुझे अभी डिलीवरी हुई है वो मेरा सीजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है। तो सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो हमें सी सेक्शन के डिसीज़न लेना पड़ा, क्यों करवाना पड़ा, जबकि 9 मंथ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो पूरा वीडियो को वॉच करना। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगी जब मेरा 9 मंथ का एंड होने वाला था। अभी डिलीवरी को ना 7 से 8 दिन बचे थे। वैसे जो मेरी डिलीवरी हुई है वो 39 जो वीक था ना वो रनिंग था। तो जब 9 मंथ का लास्ट चल रहा था तो मेरा ना रूटीन चेकअप था। सो हम रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे। और एक और बात थी कि पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि रूटीन चेकअप पे हम गए हों और मैं अकेली गई हूँ। हमेशा मैं और हस्बैंड साथ में ही गए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि उस दिन घर से भी आए थे, मम्मी भाई आया था, तो मैं भाई के साथ चली गई थी उस दिन। तो मोस्टली जब भी मैं चेकअप के लिए जाती हूँ तो मेरा ना मतलब 10 मिनट्स भी प्रॉपर नहीं लगते, मतलब जल्दी जल्दी चेकअप हो जाता और मैं आ जाती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि डॉक्टर को हार्ट बीट ही नहीं आ रही थी बेबी की। तो उस टाइम पे हम डर गए, डॉक्टर भी डर गई कि 9 मंथ तक सब कुछ था, ठीक चल रहा था मतलब, तो ये सडनली क्या हो गया। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप यूरिन पास करके आओ, मे बी आपका ब्लैडर भरा हुआ हो, तो फिर शायद तब भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हार्ट बीट ना आ रही हो। तो मैं वॉशरूम गई और जब मैं वापस आई उन्होंने फिर से चेकअप किया, तो उनको फिर भी वो नहीं आ रही थी हार्ट बीट। फिर उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, वो जैसे मतलब फिंगर डालते हैं वो अंदर, मतलब वो पेनफुल होता है थोड़ा, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो पेन भी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेबी की हार्ट बीट क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने 2-3 बार ना वो चेक किया। तो उन्होंने कहा कि आपको ना एक इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि बेबी की पोजीशन क्या है, कि ये क्यों नहीं आ रही है हार्ट बीट बेबी की। तो एक्चुअली मेरे 9 मंथ तक तो जो भी अल्ट्रासाउंड होने थे वो हो चुके थे, लेकिन वो इमरजेंसी वाला अल्ट्रासाउंड था। तो फिर मैं गई और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और जब हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो फिर हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि बेबी जो था ना वो अपनी पोजीशन से टर्न कर गया था, मतलब हिल गया था अपनी पोजीशन से। बेबी की पोजीशन पहले नॉर्मल थी, मतलब हेड बेबी का डाउन था, हेड डाउन था और लेग्स ऊपर को थी लाइक। तो अभी जो पोजीशन बन गई थी ना बेबी की, वो ट्रांसवर्स लाई पोजीशन बन गई थी। बेबी का हेड इस साइड आ गया था और जो टांगे थी वो इस साइड आ गई थी, मतलब बिल्कुल तिरछा हो गया था बेबी। मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ जैसा गिरा दिया हो, कि यार अभी तक सब कुछ स्मूथली जा रहा था, ये अचानक से एकदम क्या हुआ। और पूरे प्रेगनेंसी में ना मैंने काफ़ी ध्यान रखा है, काफ़ी हेल्दी डाइट खाई है। 8-9 मंथ में प्रॉपर मॉर्निंग वॉक की थी, लेकिन लास्ट में फिर भी ऐसा हो गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ आइए और फिर डिस्कशन करना होगा उनको कि ऑपरेशन वगैरह वो सब। तो मैं घर आई वापस और हस्बैंड को बुलाया जल्दी जल्दी, फिर वो ऑफिस से आए, 1 घंटे के अंदर पहुंच गए थे। शाम को हम फिर से गए हम डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि जल्दी से आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो मेरा ना बिल्कुल नहीं था ऑपरेट करवाने का, मैं हस्बैंड को बोली थी नहीं मैं बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी पेन सहन करना पड़े, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। बट डॉक्टर ने फिर हमें कुछ फैक्ट्स बताए, वहाँ पे डॉक्टर ने हमें समझाया कि क्यों ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है जब बेबी की पोजीशन ट्रांसवर्स लाई हो जाती है। अगर आप जैसे घर चले जाते हो
और आपका वाटर ब्रेक हो जाता है, मान लो घर पे ही वाटर ब्रेक हो जाता है और बेबी की पोजीशन सही नहीं है, बेबी का हेड इधर है, पाँव इधर है, और सडनली आपको डिलीवरी पेन भी स्टार्ट हो जाता है और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है मान लो डिलीवरी की, तो बेबी का पहले या तो हाथ बाहर निकलेगा या फिर उसकी कोट बाहर निकलेगी, या फिर बेबी के अगर बेबी थोड़ा और घूम गया तो पाँव उसके बाहर निकल सकते हैं, तो जो बेबी के जान के लिए रिस्की हो सकता है, बेबी को ब्रीद नहीं आ पाएगी। और जब डॉक्टर ने काफ़ी कुछ समझाया जो कि फैक्ट है, मतलब ऐसा हो सकता है, तो मैं काफ़ी डर गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमने डिसाइड किया उस टाइम पे कि हम ऑपरेट करवा देंगे। डॉक्टर वो देख रहे थे कि इसको मतलब टेंशन जैसे हो रही है, बर्डन जैसा ले रही है ऑपरेशन का, काफ़ी उन्होंने अच्छे से समझाया उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि कल जब आप डिलीवरी के लिए आओगे तो मैं एक बार और चेक कर लूँगी, अगर बेबी की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई या सर उसका नीचे को आ गया और आपको पेन स्टार्ट नहीं हुए तो मैं आपको आर्टिफिशियल पेन दे दूँगी, लेकिन डिलीवरी मैं कल ही करवा लूँगी। सो मुझे लगा यार अभी तो इतनी जल्दी, मतलब दिमाग को सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। खैर हम घर आए और मेरा ना केक खाने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो केक लाए, केक वगैरह कुछ खाया हमने। मैंने बेबी का बैग तो पहले पैक करके रखा था, लेकिन अपने मेरे थोड़ी बहुत पैकिंग थी, फटाफट से वो अपनी पैकिंग करी। टेस्ट वगैरह जो थे ना मेरे, वो काफ़ी पहले हो चुके थे, 2-3 दिन पहले सारे टेस्ट मेरे हो चुके थे। तो अगले दिन जब डॉक्टर ने हमें डिलीवरी के लिए बुलाया था तो कहा था कि खाली पेट आना, मतलब सुबह अगर हम गए तो मैं दलिया खाया था थोड़ा सा, खाने के बीच में और सी सेक्शन के बीच में 6 से 7 घंटे का मतलब डिफरेंस होना चाहिए, खाली होना चाहिए आपका पेट। तो हम उसके बाद हॉस्पिटल गए, तो उसके बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हुई, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, और उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। और एडमिट करने के बाद ना वहाँ पे पेट पे ना एक मशीन जैसे कुछ लगा देते हैं, जिससे बेबी की हार्ट बीट जो होती है, साइड में एक मशीन रखी हुई थी, उसमें बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही थी, मतलब बार बार। वो बहुत अच्छा लग रहा था वो सुन के ना, बेबी की इतनी ज़ोर ज़ोर से हार्ट बीट उसकी सुनाई दे रही थी। तब मैं रिलैक्स थी कि नहीं अभी तो चलो अच्छे से हार्ट बीट आ रही है, बेबी ठीक है अंदर। तो डॉक्टर एक बार फिर आए, उनके साथ उनके और भी डॉक्टर थे, वो भी आए। फिर उन्होंने जब ऐसे ना, बेबी जो मेरा था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका सर भारी, मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, सख्त जैसा था यहाँ पे, तो वो छू के ही पता चल रहा था कि बेबी का सर यहीं पे ही है। तो उन्होंने एक बार फिर से चेक किया तो वो बेबी थोड़ा टर्न कर रहा था, मतलब वो ट्रांसवर्स लाइन से ब्रीच पोजीशन में आ रहा था, मतलब अब सर ऊपर हो रहा था और पाँव नीचे की तरफ जा रहे थे वो। तो अब ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, मतलब इस कंडीशन पे। तो वहाँ पे उन्होंने फिर मुझे ड्रेस वगैरह पहनाई और बाल वगैरह उन्होंने टाई किए, मतलब कैप वगैरह लगाते हैं, जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी, सब वो निकाल देते हैं वहाँ पे। और फिर आपको चेयर पे बिठाते हैं, लिफ्ट के थ्रू आपको जहाँ पे मतलब आपका सिजेरियन होना है उस रूम में आपको ले जाते हैं। और मैं हस्बैंड की तरफ बार बार देख रही थी कि, और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे होल्ड किया हुआ था। एक्चुअली वो अंदर नहीं गए उस टाइम पे, मम्मी और हस्बैंड बाहर ही थे, और फिर मैं अंदर गई। तो फिर अंदर जाने के बाद रूम का, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होता है कि रूम काफ़ी चिल्ड था। फिर वो लगाते हैं आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए फिंगर पे, और यहाँ पे आईवी लगता है, जिसके थ्रू आपको मेडिसिन सारी दी जाती हैं। जितने भी दिन, मतलब 3 दिन तक तो आप हॉस्पिटल में रहते ही हो, तो 3 दिन तक उसी आईवी के थ्रू आपको सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। अब बारी आती है एनेस्थीसिया की। तो आपका जो स्पाइनल कोड है, बैक जो आपकी लोअर बैक है, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन ना इतना पेनफुल नहीं होता है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि, या लोग डर भी जाते हैं इससे, लेकिन वो इतना पेनफुल नहीं होता है। जैसे नॉर्मली हमें प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं वैसे ही वो लगता है, और मुझे तो फील भी नहीं हुआ इतना, बस मुझे इतना था कि बेबी मेरा अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद आपको बेड पे लिटा दिया जाता है लाइक दिस, और यहाँ कुछ कुछ मशीनें होती है लगाई हुई, और यहाँ भी कुछ लगाया होता है। तो उसके बाद डॉक्टर आपको चेक करते हैं, लाइक आपके टांगों पे और पाँव पे कुछ ऐसा चेक करते हैं कि आप सेंसेशन है या नहीं है। तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आपका यहाँ से नीचे आपको कुछ भी फील नहीं होता है, तो इट मीन्स कि आप अब रेडी हो ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पे ना चेस्ट के आगे से कुछ कपड़ा लगा देते हैं, ग्रीन कपड़ा जैसे लगा दिया था उन्होंने, ताकि आप नहीं देख पाओ आगे क्या हो रहा है। वैसे भी
तो जब मेरी बॉडी नम हो गई थी तो उसके साथ ही उन्होंने मुझे कैथेटर भी लगा दिया था, यूरिन पाइप जिसको बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने लगा दिया था। और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि मतलब वो डिलीवरी कब जैसे हो गई। अभी 10 मिनट के अंदर ही बेबी की मुझे रोने की आवाज़ आ गई थी। और बेबी जैसे ही डिलीवर हुआ ना, वैसे ही इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। वैसे जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई वैसे 3-4 बार तो उसने स्नीजिंग करी, छींके मारी। और मैं वहाँ पे डॉक्टर उनको पूछ रही थी कि बेबी इतना रो क्यों रहा है, तो शायद उसको भूख लगी थी, क्योंकि मैंने भी सुबह का खाया था तो बेबी को भी कुछ नहीं मिला था, तो और काफ़ी भूख रहती थी मुझे 9th मंथ में, तो बहुत सारी रहती थी, तो ऑब्वियसली उसको भूख लगी थी। फिर कुछ फीड वगैरह करवाया उन्होंने, फिर जाके बेबी चुप हुआ। वहाँ पे काफ़ी और भी स्टाफ होते हैं जो आपसे काफ़ी पॉजिटिव बातें करते रहते हैं, उस टाइम पे आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद फटाफट से बस 10 मिनट्स भी नहीं लगे, इतनी सब प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब बेबी एकदम से आ जाता है पता भी नहीं चलता है। घड़ी उस साइड को रखी हुई थी, मैं घड़ी पे टाइम देख रही थी बार बार। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो मैंने सबसे पहले पूछा डॉक्टर से कि बेबी ठीक है ना, मतलब इतना ज़्यादा क्यों रो रहा था, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मतलब हम सोच लेते हैं ना, जैसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि रिलैक्स, आपको बेबी बॉय हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सारे स्टाफ कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा था। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब हटाओ जो भी लगाया है, मैं अभी दौड़ के जाऊं और हस्बैंड को सबसे पहले ये खुशखबरी दूं। डॉक्टर ने उनको कॉल कर दिया था बाद में, हस्बैंड को। अच्छा, ऑपरेशन के बाद फिर बेबी और मुझे साथ में ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। वो रिकवरी रूम था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं, मतलब कि एकदम से रूम से बाहर आके पेशेंट कैसा फील कर रहा है। उन्होंने मुझे रिकवरी रूम में रखा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमें जो रूम अलॉट हुआ था वहाँ हम गए, और वहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड आए, फिर मम्मी आए, और फिर हमने घर सब जगह फ़ोन वगैरह चलते रहे फिर तो। और इस तरह से सी सेक्शन कंप्लीट हुआ। सी सेक्शन का मैं बताऊं तो मुझे जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती, लेकिन जब डिसाइड कर लिया था एक बार कि सी सेक्शन अब करवाना ही है, तो फिर मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि जो होगा बच्चे के अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग थी। अच्छा, बेबी जो था ना वो मूव नहीं कर पा रहा था। इसका एक रीज़न ये भी था कि बेबी का वेट ना ज़्यादा हो गया था कुछ, तो वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर पा रहा था। नहीं तो लास्ट टाइम पे भी मैंने सुना है कि बेबी लास्ट टाइम पे भी टर्न कर जाता है, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वेट उसका थोड़ा सा ज़्यादा था। जब मैं मेन रूम में शिफ्ट हो गई तो मेरी लेग्स पे ना एक मशीन जैसे फिट कर दी थी उन्होंने प्रेस करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेबल थी मशीन, और बहुत अच्छे से मतलब टांगों को इतना अच्छे से दबा रही थी ना मेरी, तो पूरा मतलब रात इतनी अच्छे से बीती ना। पेन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो आईवी लगाते हैं उसके थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं आपको, पेन किलर, तो आपको नहीं फील होता है। जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मतलब 4th डे हम डिस्चार्ज हुए, तो 4th डे तक मुझे कोई इतनी ज़्यादा पेन फील नहीं हुई। मैं और हस्बैंड 2-2 घंटे के बाद बेबी को चेक कर रहे थे कि इसको भूख तो नहीं लगी है, तो उसको 2-2 घंटे के बाद फीड करवा रहे थे। और इसका रीज़न शायद बेबी उठ गया है, और इसका रीज़न एक ये भी था कि बेबी का वेट अगर डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा हो तो सडनली ना उसके शुगर लेवल डाउन होने का खतरा रहता है। अगर शुगर लेवल डाउन हो जाता है ना बेबी का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका भूख का हमें ध्यान रखना था ऑब्वियसली। सो पहले हम बहुत डरते हैं ना, सडनली डॉक्टर अगर कह देते हैं कि ऑपरेशन होगा, तो डर किसी चीज़ का ना तभी तक होता है जब तक कि वो चीज़ हुई नहीं हो। अभी जैसे ऑपरेट हो गया है तो अभी मुझे लगता है यार कुछ भी नहीं था ये तो। मैं जैसे कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी कमेंट्स में देखने को मिलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, सी सेक्शन बोला है डॉक्टर ने। तो अब मुझे लगता है कि क्यों डर रहे हो, मतलब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस कोई एक्सट्रीम लेवल की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो डिलीवरी में, बेबी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर पेन हो रही है तो है मेडिसिन अवेलेबल है, आपको देते हैं वो, बस थोड़ा सा अपनी ओर से भी केयर रखने की ज़रूरत होती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसका जो शुगर लेवल था वो बार बार चेक करते रहते थे, उसका ब्लड सैंपल बार बार लेके जाते थे, कभी पाँव से कभी हाथ से। तो वो रोता था उस टाइम पे, तो हमें बहुत मतलब
मुझे बहुत अजीब सा फील होता था कि क्यों लेके जा रहे हो इसका ब्लड। बट इसका शुगर लेवल मेंटेन रहा। हाँ, जॉन्डिस थोड़ा सा इसको हो गया था, वो हो ही जाता है नॉर्मली बच्चों को। तो उन्होंने कहा था घर पे धूप वगैरह आप इसको सन दिखाना इसको आप थोड़ा सा, तो फिर ठीक हो जाएगा ये। और नेक्स्ट डे जो मेरी कैथेटर थी वो हटाई डॉक्टर ने। दोपहर के टाइम मेरी पाइप हट गई थी और उसके बाद उन्होंने खड़े होने के लिए कहा था। तो जो पेन होती है ना पूरे ऑपरेशन में, उस टाइम पे वो पेन फील होती है जब आपको पहली बार खड़े होना पड़ता है। उस टाइम पे तो मतलब वो मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे ख़तरनाक वाली पेन होती है, क्योंकि आपको इतने स्टिचेस लगे होते हैं, 7 लेयर्स कटती हैं आपकी, उसके बाद बेबी बाहर निकलता है और वो सब होता है। तो जब मैं पहली बार वॉशरूम जाने के लिए उठी थी, पाइप हटा दिया था, वो दर्द असहनीय था। तो हस्बैंड की हेल्प से मैं उठी थी और जो हेल्पर थे वो थी वहाँ पे, वो लेके गए थे। तो वो चीज़ सबसे टफ़ थी मेरे लिए वहाँ पे। और जब वॉक भी करने लगी थी मैं, सेकंड डे से ही वॉक भी करने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो वॉक का ऐसा रहता है कि जितनी जल्दी आप चलना शुरू करते हैं तो बॉडी हील उतनी जल्दी होती है। तो थोड़ा थोड़ा वॉक भी करने लगी थी। थर्ड डे वही मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक किया, दोपहर को थोड़ा सा वॉक किया, शाम को थोड़ा सा वॉक किया। और मैं सोची थी जल्दी मेरी बॉडी की हीलिंग हो, तो मैं मतलब कर पा रही थी तो मैंने किया। और फोर्थ डे हम डिस्चार्ज हो गए थे। कई कई जगह पे ऐसा भी होता है कि फोर्थ डे डिस्चार्ज नहीं करते, 6 दिन भी लगाते हैं कई हॉस्पिटल्स में। आई थिंक वो कंडीशन होती है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट कैसे रिकवरी कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बेबी को ज़रूरत तो नहीं है और हॉस्पिटल में रखने की। उस कंडीशन में वो 6 दिन के बाद शायद वो डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप फोर्थ डे डिस्चार्ज हो जाते हो। एक दिन आप एडमिट हुए, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे आप डिस्चार्ज हो जाते हो। तो खाने में हॉस्पिटल वाले सब कुछ देते हैं, कोई परहेज नहीं होता कि ये मत खाओ वो मत खाओ। वो घर वाले थोड़ा ऐसे करते हैं। जब मेरे लिए फूड आया तो मम्मा देख रही थी मेरी ट्रे में सब कुछ था, मतलब चावल वगैरह सब कुछ थे। तो मम्मी मुझे देख रही थी कि ये सब खाओगे मतलब अभी। तो मम्मी बोल रहे थे हाँ हाँ अभी तू खा ले, घर में जाके तुझे मूंग की दाल ही दूंगी मैं सिर्फ। और उन्हें वही किया, घर पे मुझे मूंग की दाल, चने की दाल, बस यही मिल रहा था। तो जब मेरा हॉस्पिटल में फ़र्स्ट फूड था तो वो लिक्विड था, सूप था बस। पहले उन्होंने वो चेक करते हैं कि डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हल्का सा ब्रेकफास्ट में कुछ दिया, दलिया वगैरह था। और दोपहर से फिर मेरा सिस्टम सब कुछ ठीक चल रहा था मतलब, तो दोपहर से उन्होंने प्रॉपर डाइट शुरू किया था। कॉन्स्टिपेशन आप नहीं चाहते कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन ना हो, और सी सेक्शन के बाद कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टिचेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो आप अपना लिक्विड ज़रूर पिए, मतलब पानी जितना पिएंगे उतना अच्छा है। जब तक आपकी प्रेगनेंसी है तब भी और डिलीवरी के बाद भी, मतलब पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस करके देखा है, क्योंकि सेकंड डे मुझे यूरिन भी अच्छे से पास हो गया था और मेरा जो स्टूल था वो भी अच्छे से पास हो गया था नेचुरली, बिना किसी मेडिसिन के। वो एक देते हैं मेडिसिन भी देते हैं वो पीने वाली, अगर पेट साफ़ ना हो आपका। लेकिन विदाउट मेडिसिन मेरा अच्छे से हो गया था। तो डॉक्टर से इसकी मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब आपका पेट अच्छे से साफ़ हो गया, नहीं तो हमें दवाई देनी पड़ती है, काफ़ी पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें मैं एक चीज़ मानती हूँ कि लिक्विड मेरा पूरा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चला। और बाद में भी मैं, जैसे मेरा सी सेक्शन हो गया था उसके बाद भी मैं ना पानी काफ़ी पी रही थी। तो हॉस्पिटल में ही आपको जीरा वाटर भी मिल जाता है, अजवाइन वाटर भी मिल जाता है। आप गर्म पानी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। तो मैं ना थोड़ा करके पी ही रही थी उसको। ज़्यादा मैंने अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दिया था, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प की। तो अभी बात आती है स्टिचेस की। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी ना कि मैं देखूं कैसे मेरा मतलब कितना कट लगा है, कितने स्टिचेस लगे हैं। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे लगाते हैं नीचे, वो एक स्ट्रिप जैसे लगाई होती है उन्होंने। तो मैं सेकंड डे जब वॉशरूम गई, फिर मैंने वहाँ पे देखा तो उन्होंने वहाँ पे ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर जैसे लगाई होती है। पहले ना ऐसे सीधा करके कट लगता था, लेकिन अभी ऐसे में लगता है, मतलब यू शेप नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा सीधा ऐसे में लगता है। ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ ना, मेरा कट जो है वो इतना नीचे लगा है और इसके ऊपर ना ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर जैसे लगा देते हैं।
और एक बार तो ये चेंज होती है जब आप डिस्चार्ज होते हो। उसके बाद 7 डेज़ के बाद आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो 7 डेज़ के बाद मैं गई थी, तो फिर उन्होंने वो हटाया था पहले वाला और दूसरी लेयर लगाते हैं। थर्ड टाइम जब मुझे बुलाया था, थर्ड टाइम पे वो उन्होंने पूरा हटा दिया था। उसके बाद आपको वो एक जेल जैसा देते हैं, ट्यूब जैसे होती है, अलग अलग 2 ट्यूब्स दी थी उन्होंने। तो वो मुझे मतलब नहाने के बाद जैसे अच्छे से टांगों को पहले साफ़ करना था, सुखाना था उनको अच्छे से। वो पूरा नहाने के बाद जेंटली आप उसको ऐसे प्रेस करके मतलब कॉटन के कपड़े से थोड़ा सा सुखा सकते हो। और उसके बाद वो जो ट्यूब उन्होंने दी होती है वो लगानी होती है। पेन वगैरह थोड़ी थोड़ी रहती है, वो धीरे धीरे ही हील होते हैं आपके टांगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि बेल्ट ज़रूर यूज़ करनी चाहिए सी सेक्शन के बाद। 4th डे से ही डॉक्टर ने मुझे तो रिकमेंड कर दिया था कि आप मतलब बेल्ट यूज़ करो। काफ़ी सपोर्ट मिलता है बेल्ट यूज़ करने से। जैसे ही आप सोए होते हो तो उठना हो, अगर बेबी को फीड करवाने के लिए उठना हो, काफ़ी सपोर्ट करता है आपके पेट को, क्योंकि पेट काफ़ी मतलब अनबैलेंस होता है उस टाइम पे। कमर में आपके इंजेक्शन लगा होता है तो कमर को भी काफ़ी सपोर्ट करता है वो। अभी बात करते हैं ब्लीडिंग की। जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उस रात को मुझे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई। 2nd डे भी मुझे थोड़ी थोड़ी ही ब्लीडिंग हुई, मतलब 3rd 4th डे। तो मेरी जो प्रॉपर ब्लीडिंग चलती रही ना, वो मतलब 7-8 दिन मुझे थोड़ी थोड़ी ही होती रही। मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो नहीं हुआ। और आई थिंक सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता भी नहीं है, क्योंकि जब आपका सी सेक्शन होता है उसी टाइम काफ़ी फ्लो हो जाता होगा उस टाइम पे। तो बाद में इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं हुआ, मेरे एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ मैं। कम हो गई थी, मतलब मुझे बहुत दिन तक ब्लीडिंग नहीं रही। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तब थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग रही थी, लेकिन सी सेक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है ना कि सी सेक्शन के बाद पेन कब तक रहता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 8 से 10 दिन ऐसे थे जो मुझे पेन फील होता था। मतलब बहुत धीरे धीरे कोई काम करना, वॉशरूम जाना बहुत धीरे धीरे जाना, मतलब और कोई भी जैसे खांसी भी आना तो पेट पहले पीछे करना, फिर खांसी करना, या छींक कोई आना तब तो मतलब समझो कि अब तो गई मैं। तो वो चीज़ें ना 8-10 दिन तक रहता है थोड़ा, लेकिन उसमें भी आपको इतना फील नहीं होता क्योंकि आपको मेडिसिन दी जाती हैं साथ में। और 15-20 दिन के बाद मेरा नॉर्मल होने लगा था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन 8-10 दिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसमें से जो बेल्ट आप यूज़ करते हो वो काफ़ी आपको हेल्प करती है उठने में। बेबी को फीड करवाने के लिए आप बैठोगे सीधा, कमर को काफ़ी सपोर्ट करता है। और बेबी को हमेशा हम जब फीड करवाते हैं तो पिल्लो या कुछ लेके ही फीड करवाना चाहिए। मेरे केस में मुझे इतना कोई डर नहीं लग रहा था कि सी सेक्शन है मेरा तो क्या होगा कैसे होगा, ये मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। हाँ, मुझे ये था कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी मैं, क्योंकि मेरी पहले भी नॉर्मल थी, तो ये भी यही सोचा था कि मैं कर लूँगी नॉर्मल, कितनी भी पेन होगी। इसका एक कारण ये भी था कि पूरे 9 मंथ में जो आपका जैसे दिमाग सेट होता है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो डॉक्टर ने भी बोला था नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है। तो शायद एक दिमाग की सेटिंग हो चुकी थी कि नॉर्मल ही होगा। सडनली डॉक्टर ने कहा ऑपरेट होगा, तो थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब तब हुआ। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि, या ना कोई ऐसा डर नहीं था मतलब। सो गाइज, ये था मेरा सी सेक्शन का पूरा एक्सपीरियंस जो काफ़ी अच्छा था। दोनों ही टाइप के एक्सपीरियंस हो गए मुझे, नॉर्मल डिलीवरी का भी और सी सेक्शन का भी। वैसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ इजीली हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मेरा बेबी अभी उठ चुका है। कौवा कौवा सो बेबी अभी सो के उठ चुका है और अब ये मुझे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने देगा। इसको डांस करना है, डांसी करनी है इसको। आदि देखो ये क्या है, मम्मा मम्मा देखो। सो बेबी सो के उठ चुका है और अब ये मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देगा। लग तो मुझे ऐसे ही रहा है कुछ। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।